हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पूर्व हुए सभी वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और इन सभी वीडियो के माध्यम से हमने यूनिट फर्स्ट में 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन किया। दृश्य पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आगे बढ़ते हुए पेपर सेकंड की सेकंड यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। इस सेकंड यूनिट में चैप्टर है आपका फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस फोटोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन और फोटोकेमिस्ट्री के नियम अर्थात प्रकाश रसायन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ फोटोकेमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रकाश रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उन रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश आदि विकिरण ऊर्जा के द्वारा संपन्न होती हैं या पूर्ण होती हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिनमें हम उन कार्बनिक अभिक्रिया या अकार्बनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है या अन्य किसी विकिरण के माध्यम से होती है। उसे हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं या प्रकाश रसायन कहते हैं। प्रकाश रसायन के अंतर्गत उन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा प्रेरित होती हैं। प्रकाश रसायन अभिक्रिया का सामान्य एग्जाम्पल जो हम दैनिक जीवन में देखते हुए आए हैं और पढ़ते हुए भी आए हैं वह है आपका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड व जल का अणु सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के माध्यम से उत्पाद के रूप में ग्लूकोज बनाता है और सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और इसी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे हरे पेड़ पौधों में एक लवक पाया जाता है जिसे हम हरित लवक या क्लोरोफिल कहते हैं। उसी के माध्यम से यहाँ पे आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये आपका एक सामान्य एग्जाम्पल है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि किसका एग्जाम्पल है, प्रकाश रसायन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे यह जो अभिक्रिया हो रही है फोटोसिंथेसिस की जो अभिक्रिया हो रही है वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो यहाँ पे ये आपकी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो फोटोग्राफी में इमेज का बनना, हेलोजन अर्थात क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन के साथ जो अभिक्रिया होती है वह भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो ये आपके एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल एक सामान्य तौर पे बात करिए। इसके और आगे और बहुत से एग्जाम्पल है जो हम आगे के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं हम प्रकाश रसायन के सिद्धांत की, लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। तो प्रकाश रसायन में मुख्य रूप से 2 लॉ कार्य करते हैं, 2 प्रकार के नियम हैं। पहला है आपका ग्रोथस ड्रॉपर का नियम। ग्रोथस और ड्रॉपर 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं। उन्होंने ये अध्ययन करके नियम दिया था, इसी के आधार पर इनका नाम है ग्रोथस ड्रॉपर का नियम। और यह जो नियम है वो प्रकाश रसायन का प्रथम मूलभूत नियम है।
और ग्रोथर-ड्रॉपर का ये जो नियम है वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के गुणात्मकता के आधार पर प्रतिपादित किया गया, मतलब क्वालिटेटिव स्टडी के आधार पर इसको प्रतिपादित किया गया है। अब इसके कथन, इसके कोटेशन की बात करते हैं तो इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों के द्वारा संपन्न होती है जिनका अभिकारक अर्थात रिएक्टेंट के द्वारा अवशोषण होता है। मतलब अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उन्हीं विकिरणों के द्वारा संपन्न होती है जो विकिरण रिएक्टेंट के द्वारा अवशोषित की जाती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें फोटोकेमिस्ट्री की, फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया की बात करें तो वहाँ अपनों ने लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड जल के अणु सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से ग्लूकोज व ऑक्सीजन बनाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लिखा हुआ है और सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों को मिलता है, लेकिन उस सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी विकिरणें होती हैं। तो सभी प्रकार के विकिरणों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ विशेष प्रकार की विकिरणें होती हैं जो क्लोरोफिल अणु के द्वारा अवशोषित की जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश में बहुत सारी विकिरणें पेड़ पौधों को मिल रही है, लेकिन अवशोषित वो कुछ ही भाग को करती है और जो अवशोषित विकिरणें हैं उन्हीं के माध्यम से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और यही ग्रोथर-ड्रॉपर ने बताया कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों के द्वारा होती है जो रिएक्टेंट या अणु के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। सभी प्रकार की विकिरणें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगी, केवल वे ही विकिरणें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगी जो रिएक्टेंट के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस की अपन बात करें तो क्लोरोफिल अणु एक निश्चित तरंग दैर्घ्य की लाइट को या विकिरण को अवशोषित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु के माध्यम से ग्लूकोज के अणु का व ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करती हैं। और ये जो विशिष्ट विकिरणें जो अवशोषित की जाती हैं किसी भी यौगिक या किसी भी अणु के द्वारा, वह निश्चित होती है, वह उस अणु या यौगिक का अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है। जैसा कि आप नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं कि अभिकारकों द्वारा अवशोषित होने वाले विशिष्ट विकिरणों द्वारा ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया घटित होती है और इन्हीं विशिष्ट विकिरणों को हम लैम्बडा मैक्स कहते हैं। यहाँ विशिष्ट विकिरण से अर्थ एक निश्चित तरंग दैर्घ्य पर अधिकतम अवशोषण करना है, जिसे लैम्बडा मैक्स कहते हैं। और विशिष्ट विकिरण जो लैम्बडा मैक्स है और किसी भी कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक के लिए एक अभिलाक्षणिक गुणधर्म होता है और उसी वेवलेंथ या उसी तरंग दैर्घ्य की लाइट को वह एब्जॉर्ब करता है। तो जहाँ तक बात करें क्लोरोफिल के अणु की लगभग 750 नैनोमीटर के आसपास की लाइट को वह एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया पूर्ण होती है। और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पूर्व के वीडियो लेक्चर में कि लैम्बडा मैक्स वह तरंग दैर्घ्य होती है जहाँ पर कोई भी कार्बनिक यौगिक अधिकतम अवशोषण प्रदर्शित करता है, उसी को हम लैम्बडा मैक्स कहते हैं। और लैम्बडा मैक्स के बारे में पूर्ण जानकारी हम कंप्लीट जानकारी पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम दे चुके हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों के द्वारा संपन्न होती है जिनका अभिकारकों या रिएक्टेंट के द्वारा अवशोषण होता है। जो सभी प्रकार की विकिरणों से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, केवल उन्हीं विकिरणों से होती है जो रिएक्टेंट के द्वारा अवशोषित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नियम को प्रकाश रासायनिक सक्रियण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वह है आपका प्रकाश रासायनिक सक्रियण का सिद्धांत। अब प्रकाश रसायन के नियम का दूसरा नियम है आपका प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या स्टार्क आइंस्टाइन का नियम। यह जो नियम है वो स्टार्क आइंस्टाइन ने दिया था, इसके आधार पर इसका नाम स्टार्क आइंस्टाइन नियम है। यह आपका प्रकाश रसायन के नियम का दूसरा नियम है।
यह नियम मात्रात्मक अध्ययन, क्वांटिटेटिव स्टडी एवं क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दिया गया है। तो यहाँ पे दो थ्योरी काम कर रही है, तो क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम प्रिंसिपल, एंड क्वांटिटेटिव स्टडी के आधार पे स्टार्क व आइंस्टाइन ने यह नियम दिया। यह नियम क्या कहता है? तो प्रकाश रासायनिक प्रक्रम के प्रथम चरण में, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके फर्स्ट स्टेप में क्रियाकारी पदार्थ अर्थात रिएक्टेंट का प्रत्येक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है। रिएक्टेंट का प्रत्येक अणु एक फोटोन का अवशोषण करेगा, मतलब 10 अणु है तो 10 फोटोन का अवशोषण होगा। तो एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है और सक्रियत हो जाता है, अर्थात एक्टिवेटेड हो जाता है। अर्थात एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करके सक्रियत अर्थात एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक अणु एक फोटोन का सिद्धांत है, एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करेगा, इसलिए इसको क्या गया है कि ये क्वांटिटेटिव स्टडी है। एक अणु एक फोटोन, तो यहाँ पे संख्या है, मात्रा है, कितना अवशोषण हो रहा है वो है। वहाँ पे ग्रोथस ड्रॉपर में केवल ये कहा गया था कि विकिरणें अवशोषित होंगी और जो अवशोषित होंगी उसी के आधार पे रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे अपन संख्या की बात कर रहे हैं कि एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करके एक्टिव होता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ए अणु H न्यू मतलब फोटोन का अवशोषण किया और ए स्टार में बदल गया, ए स्टार में परिवर्तित हो गया। यहाँ पे ए स्टार सक्रियत अणु है जो फोटोन को अवशोषित करके बनता है। सक्रियत अणु का अर्थ सिर्फ भौतिक रूप से उत्तेजित अणु से है, न कि रासायनिक रूप से सक्रिय अणु। भौतिक रूप से अणु मतलब उसकी ऊर्जा ज़्यादा हो गई है तो आपका एक्टिव मॉलिक्यूल कहला रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो सक्रियत मॉलिक्यूल है या एक्टिव ए स्टार जो मॉलिक्यूल है वो उत्पाद में ही परिवर्तित हो संभावना ये भी है कि वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं होकर अपनी एनर्जी को ऐसे ही लॉस करे या किसी अन्य प्रजाति में या किसी अन्य रूप में वो परिवर्तित हो सकता है। चाहे तो वो विकिरण जो अपनी ऊर्जा है वह प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर दे या उत्पाद बना दे या फिर कुछ और प्रजाति भी वो बना सकता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ए स्टार कम्प्लीटली जितने भी अणु हैं वो सभी के सभी आपके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, उत्तेजित अणु उत्पाद देने वाला हो यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उत्तेजित अणु कई प्रकार की प्रकाश भौतिकीय अभिक्रिया भी प्रदर्शित कर सकता है और अन्य प्रजातियों में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, अभी अन्य प्रजातियों में या इस ए स्टार का क्या भविष्य होता है वह हम बाद के वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो ए स्टार है वो ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली या पूर्ण रूप से उत्पाद में ही परिवर्तित हो जाए। हो सकता है वो उत्पाद में परिवर्तित नहीं भी हो और उत्पाद में परिवर्तित हो भी सकता है। अब ए स्टार का क्या क्या संभावनाएं हैं होने की वह हम आगे के वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ओनली अपन बात करेंगे कि ए स्टार उत्पाद बना भी सकता और नहीं भी बना सकता। स्टार्क आइंस्टाइन नियम को क्वांटम सक्रियण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वह है क्वांटम सक्रियण सिद्धांत। अब बात करते हैं ऊर्जा के एक और मात्रक आइंस्टाइन की। ऊर्जा का एक मात्रक और है आइंस्टाइन। इससे पूर्व मात्रक आप जानते हैं जूल, कैलोरी, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सभी ऊर्जा के मात्रक हैं। ऊर्जा का एक मात्रक और है जिसका मात्रक है जिसकी यूनिट है आइंस्टाइन। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा के एक फोटोन की ऊर्जा को एक क्वांटम H न्यू कहते हैं। एक फोटोन की जो ऊर्जा है वह एक क्वांटम कहलाती है जिसको हम H न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे H प्लांक स्थिरांक है और न्यू उस फोटोन की या जो भी विकिरण है उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है।
अब एक फोटॉन की जो ऊर्जा है उसे हम एक क्वांटम कहते हैं। अब आवोगाद्रो संख्या के बराबर फोटॉन की ऊर्जा को हम एक आइंस्टाइन कहते हैं। एक फोटॉन की ऊर्जा को एक क्वांटम कह दिया, तो आवोगाद्रो संख्या के बराबर फोटॉन उपस्थित है, तो आवोगाद्रो संख्या के बराबर आवोगाद्रो संख्या के फोटोनों की ऊर्जा एक आइंस्टाइन कहलाती है। अर्थात E बराबर एन एच न्यू, यहाँ पे n यदि आवोगाद्रो संख्या है तो E बराबर हो जाएगा एक आइंस्टाइन। E बराबर एन एच न्यू और n बराबर आवोगाद्रो संख्या है जिसका मान 6.0223 इंटू 10⁻23 होता है। h प्लांक स्थिरांक है और न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है उस फोटोन की। तो आवोगाद्रो संख्या के फोटोन की ऊर्जा को हम एक आइंस्टाइन कहेंगे। अगर E बराबर एन एच न्यू है और n बराबर आवोगाद्रो संख्या है तो E आपकी होगी एक आइंस्टाइन, और यही आइंस्टाइन ऊर्जा का एक मात्रक भी है। तो आपके लिए ऊर्जा का एक मात्रक और नया आया आज की क्लास में, वह है आपका आइंस्टाइन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने फोटोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन, उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया और साथ ही फोटोकेमिस्ट्री के दो इम्पोर्टेंट लॉ के बारे में अध्ययन किया, ग्रोथस-ड्रॉपर का नियम और स्टार्क-आइंस्टाइन का नियम, जिसमें स्टार्क-आइंस्टाइन का नियम कहता है कि रिएक्टेंट में अभिकारक का एक अणु एक फोटोन का अवशोषण करता है, जबकि ग्रोथस-ड्रॉपर नियम ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया या कार्बनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं विकिरण के द्वारा संपन्न होती है जो रिएक्टेंट या क्रियाकारक अणुओं के द्वारा अवशोषित होती हैं। ग्रोथस-ड्रॉपर नियम क्वालिटेटिव स्टडी पर आधारित है, जबकि स्टार्क-आइंस्टाइन का नियम क्वांटम और क्वांटिटेटिव स्टडी पर आधारित है। ऊर्जा का एक और मात्रक अपने पढ़ा यहाँ पे, आइंस्टाइन। आवोगाद्रो संख्या के बराबर फोटोन की ऊर्जा को हम एक आइंस्टाइन कहते हैं। E बराबर एन एच न्यू, यहाँ पे n बराबर आवोगाद्रो संख्या है जो कि होती है आपकी 6.023 इंटू 10⁻23। थैंक यू।